हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू असिस्टेंट टाउन प्लानर, जो कि आपकी यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। उससे रिलेटेड हम यहां पर एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्लान प्रिपरेशन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड फिजिकल प्लानिंग रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप ऐसे ही अगर वीडियोस हैं, मेरे सारे के सारे वीडियोस तो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन डेवलपमेंट प्लान इन मेनी सिटीज़ अराउंड दी वर्ल्ड। तो कौन सी जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान है वो कौन सी सिटीज़ बनाती है? क्या वो यूनाइटेड नेशन बनाती है? नहीं। क्या वर्ल्ड बैंक बनाती है? नहीं। क्या वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाता? नहीं। म्यूनिसिपल प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं या म्यूनिसिपल काउंसिल्स जो होती है, जो कम्प्रिहेंसिव जो प्लान होते हैं वो कौन बनाती है? म्यूनिसिपल प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, what agency typically oversees the development and maintenance of major highway and road network? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी नहीं। इंडिया में जो मोर्थ है ना, ये याद रखना आप। मोर्थ की फुल फॉर्म क्या है? MORTH। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, है ना। तो ये जो है, ये आपका कौन, जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, जो प्लानिंग से रिलेटेड काम होते हैं वो कौन करती है? मोर्थ करती है। Which agency is responsible for regulating and overseeing environmental protection and conservation effort at फेडरल लेवल इन द यूनाइटेड स्टेट्स? तो ये जो बुक है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड चीज़ें थी, तो मैंने ये देखता हूँ, बात करता हूँ जो मेरा क्वेश्चन मिले, है ना। तो इसके लिए आता है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कौन देखता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कौन देखती है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी नहीं देखती है, एरोनॉटिक्स नहीं देखती है, डिफेंस नहीं देखता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो कौन देखेगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। In India, which agency is responsible for the formulation and implementation of economic and social डेवलपमेंट एट नेशनल लेवल? इंडिया में जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कौन देखती है? तो इसका आंसर होने वाला है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, रिजर्व बैंक नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, सारे के सारे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्ट हैं वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देखती है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन फॉर इट्स इन्वॉल्वमेंट इन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटसेट्रा? तो इसके लिए कौन काम करता है? यूनेस्को नहीं, IMF नहीं, वर्ल्ड बैंक। कौन काम करता है? पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेने के लिए कौन काम करता है? वर्ल्ड बैंक काम करता है। ठीक है, यूनिसेफ चिल्ड्रन के लिए काम करता है। इन द यूनाइटेड स्टेट In United States, which agency is responsible for creating and maintaining topographic map, geospatial data and geographic information? तो इसके लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, फेडरल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ एल्कोहल तबेको। एल्कोहल तबेको नहीं आएगा, होमलैंड नहीं आएगा, एविएशन नहीं आएगा। तो इसके लिए जो है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, USGS जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। Which agency is typically involved in disaster preparedness, response and recovery plan एट द फेडरल लेवल इन यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स पे जो फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है किसके लिए? सेंट्रल लेवल इमरजेंसी के जो प्लान बनाता है उसके अंदर। FBI नहीं होता, फूड ड्रग नहीं होता, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज नहीं होता है। In the European Union, which agency is responsible for promoting sustainable development, environmental protection and climate policies? तो यूरोपियन जो यूनियन है उसके अंदर यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को देखती है। फूड सेफ्टी वाला नहीं देखेगा, स्पेस वाला नहीं देगा, सेंट्रल बैंक नहीं देखेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यूरोपियन एनवायरमेंटल एजेंसीज। Which agency is responsible for regulating and overseeing telecommunication, broadcasting and allocation of radio spectrum in United States? यूनाइटेड स्टेट्स में जो टेलीकम्युनिकेशन का है वो सेंट्रल कम्युनिकेशन कमीशन या सेंट्रल डिपार्टमेंट या फेडरल डिपार्टमेंट, वहाँ सेंट्रल की जगह फेडरल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी नहीं होगा, नेशनल हेल्थ नहीं होगा, एक्सचेंज कमीशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इन मैनी कंट्रीज विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ, डिजीज प्रिजर्वेशन एंड हेल्थ केयर पॉलिसी डेवलपमेंट? तो सबको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जिम्मेदार होती है। जो भी अलग अलग हेल्थ डिजीज होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए, हेल्थ केयर पॉलिसी बनाने के लिए, है ना। लेबर नहीं होती है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होता है। ठीक है,
दोस्तों आप अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और काम करता रहूँ और अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग? प्लानिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए? नहीं। क्या एवोल्यूशन होना चाहिए? नहीं। क्या मॉनिटरिंग होना चाहिए? नहीं। जी हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पहले हम एक गोल सेट करते हैं कि हमारी जो सिटी है, करंट सिटी, इसके अंदर हमें इसको जैसे मान लीजिए मुझे 20 मिनट सिटी बनाना है। क्या है? सिटी के किसी भी कोने से किसी भी कोने पर जाने के लिए मुझे 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले एक गोल सेटिंग करनी पड़ती है। विच फेज ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, डाटा को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करंट कंडीशन एंड प्रॉब्लम। तो क्या होता है इसमें? इम्प्लीमेंटेशन नहीं, मॉनिटरिंग नहीं, इवोल्यूशन या एनालिसिस। तो आंसर हो जाएगा हमारा, हमें क्या करना पड़ता है? इवेल्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इवेल्यूट करना पड़ता, सॉरी, विच फेज ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, एनालाइज डाटा, आइडेंटिफाई करंट कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स। नहीं, इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन तो उसको मतलब उसको चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? है ना, जिसमें हमें डेटा इकट्ठा करके हम डेटा को एनालाइज करके और आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस। व्हाट डज द एक्रोनियम SWOT के लिए कौन सा एक्रोनियम होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो ये आपको याद रखना है। SWOT जो है बार बार पूछा गया है ना, हर बार एक क्वेश्चन आपका SWOT से रिलेटेड आता है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना ही रखना है। During the planning process, what is the purpose of setting specific, measurable, achievable, relevant and time-bound, smart, specific, measurable, achievable, relevant and time-bound, smart objectives to create ambiguity of the planning goals, to ensure goals are difficult to attain, to provide a clear and structured framework for goal achievement, to prevent stakeholder from participating in the planning process। तो स्मार्ट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हमें एक क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, जो भी गोल है हमारा उसका अचीवमेंट के लिए क्लियर फ्रेमवर्क तैयार करना है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन प्लानिंग? जो भी इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है प्लानिंग के अंदर, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू डिफाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, टू गैदर डाटा एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन, टू पुट द प्लान इनटू एक्शन एंड एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज। इंप्लीमेंट करवाना मतलब हमें प्लान को एक्शन में रखना है और उसकी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करवाना है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या आएगा? टू पुट द प्लान इनटू एक्शन एंड एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज। इन द प्लानिंग प्रोसेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग? अब मॉनिटरिंग को क्या बोलते हैं भैया? मॉनिटरिंग है ना, टू एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं, मॉनिटर करना है, टू असेस प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। तो हम जो भी हमारा प्लान हमने बनाया है वो वैसे के वैसे ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, अब उसके अंदर क्या एडजस्टमेंट है, कोई इमरजेंसी आ पड़ी है तो उसको फास्ट करना है, पैसा ज़्यादा खर्च करना है, पैसा कम खर्च करना है, ठीक है। तो वो सब किस में आता है? आपका मॉनिटरिंग में। तो जो प्रोसेस चल रहा है उसको मॉनिटर करना है। वॉट रोल डज फीडबैक प्ले इन प्लानिंग प्रोसेस? फीडबैक क्या रोल प्ले करता है प्लानिंग प्रोसेस में? इट नेसेसरी एंड शुड बी अवॉइडेड टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी? नहीं, अवॉइड नहीं करना है। इट हेल्प प्लानर्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन? हो सकता है। इट इंश्योर दैट प्लान रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन? नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज़ ओनली रिलेवेंट इन द एवोल्यूशन फेज? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये प्लानर को जो भी इम्प्लीकेशन कर रहे हैं और डिसीजन और एक्शन में हेल्प करता है उसको समझने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। What is the final phase of the planning process where the outcome and impact of the plan are assessed? फाइनल जहाँ पर इम्पैक्ट जो भी हमें असेस करना है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या इम्प्लीमेशन कर दिया, एनालिसिस कर दिया, मॉनिटर कर लिया, अब उसका क्या करना पड़ेगा? हमें इवोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इवोल्यूशन करना पड़ेगा। विच टाइप ऑफ प्लानिंग फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म डे टू डे डिसीजन एंड एक्शन नेसेसरी टू अचीव इमीडिएट गोल्स? तो हम डे टू डे हमारी सिटी के अंदर जो काम कर रहे हैं, है ना, उसको अचीव करने को उस वाली जो स्ट्रेटजी होती है उसको क्या नाम देते हैं? क्या वो टेक्टिकल प्लानिंग नहीं होती है? नहीं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं, ऑपरेशनल प्लानिंग। तो जब डेली काम कर रहे हो तो उसको प्लानिंग को क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल प्लानिंग। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? ऑपरेशनल प्लानिंग। व्हाट डज कंटिजेंसी प्लानिंग प्राइमरली इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस? कंटिजेंसी प्लानिंग जो है वो प्राइमरली किस चीज़ के लिए मतलब इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस? आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट और क्राइसिस, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइज गोल, कलेक्टिंग डेटा, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। तो कंटिजेंसी प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अगर मान लीजिए इनकेस की कभी कोई बाढ़ आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाती है, तो उस टाइम पर आपका अलग से एक्शन प्लान क्या होगा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और क्राइसिस।
दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर देखते देखते 21वें क्वेश्चन तक पहुंच गए और अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से लास्ट वाला इस जगह पर कॉर्नर पे एक बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो सिंपल और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फिजिकल प्लानिंग? फिजिकल प्लानिंग का प्राइमरी फोकस क्या है? क्या वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? क्या एनवायरनमेंट को बचाना है? क्या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से? नहीं। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लैंड यूज़, तो जो हमारे लैंड अवेलेबल है उस पर जो जो भी हमारे मतलब बोल सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो रोड्स हैं, उनको एक स्पेशल तरीके से जमाना है और लैंड यूज़ का ध्यान रखना है। इन अर्बन प्लानिंग व्हाट डज द टर्म जोनिंग रेफर? देखिए जोनिंग जो है अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है और आपकी प्लानिंग का मैं बोलता हूँ कि 1 से 3 मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके जोनिंग पर आने ही आने हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे और आपको अगर अभी पढ़ना है तो आप मेरे जो यूट्यूब है चैनल है उसमें जा सकते हैं। आरपीएससी की जो मेरी लिस्ट है ना, प्ले लिस्ट, उसमें आके जाकर आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रिएटिंग ग्रीन स्पेस विद इन अर्बन एरियाज, नहीं। अलोकेटिंग स्पेसिफिक लैंड यूज फॉर डिफरेंट जोन और एरिया, हो सकता है। प्रमोटिंग मिक्स्ड लैंड यूज इन नेबरहुड्स, इनकरेजिंग अर्बन स्प्रॉल। तो स्पेसिफिक लैंड को स्पेसिफिक यूज़ के लिए यूज़ करना, उसे हम बोलते हैं जोनिंग। देखिए जोनिंग में क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, जैसे रेजिडेंशियल यहाँ घर वाले रहेंगे, कमर्शियल बेचने की दुकानें हैं, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। अगर आपने इंडस्ट्री किसी रेजिडेंशियल जोन में दे दी तो उसके परेशानी का कारण बन सकता है। तो स्पेसिफिक लैंड को हमें अलग अलग जोन में डिवाइड करना है, अलोकेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल प्लानिंग? फिजिकल प्लानिंग का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? इनहेंसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ हमें इनहेंस करना है। ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करना है, हाँ करना है। प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल एक्सपांशन इन रेजिडेंशियल एरिया, नहीं ये नहीं करना है। इंडस्ट्री घर जहाँ पर आप लोग रह रहे हो वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आएगी। नेचुरल लैंडस्केप्स को बचाना है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब अगला देखते हैं हम लोग 24वें का। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड यूज प्लानिंग? लैंड यूज प्लानिंग का होता है डिजाइन स्काई स्क्रेपर। स्काई स्क्रेपर का मतलब होता है गगनचुंबी, जो बहुत ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रेपर क्या बोलते हैं, है ना। तो अलोकेटिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पज सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लैंड यूज प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें अलग अलग जो पर्पस हैं, भले रेजिडेंशियल हो, भले कमर्शियल हो, भले रिक्रिएशनल हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, उसके लिए हमें लैंड को अलोकेट करना है। विच प्लानिंग अप्रोच एम्स टू क्रिएट कॉम्पैक्ट वोकेबल कम्युनिटीज विद मिक्सड लैंड यूज टू रिड्यूस कार डिपेंडेंसी? कार डिपेंडेंसी के लिए हमें रिड्यूस करने के लिए हमें किस तरफ ध्यान देना पड़ेगा? हमें स्मार्ट ग्रोथ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। किसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा? अर्बन रिन्यूएबल नहीं होता, ग्रीन फील्ड नहीं होगा, अर्बन स्प्रॉल नहीं होगा। तो स्मार्ट ग्रोथ जो हमने पढ़ा था, ठीक है, सस्टेनेबल और मिक्स्ड, है ना, अचीवेबल। तो ये स्मार्ट की एक फुल फॉर्म है जो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले पढ़ी थी। एक बार वापस आ जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट, ये देखिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, है ना। तो ये हमारी स्मार्ट की डेफिनेशन है। तो स्मार्ट ग्रोथ जो है हमें कार्य डिपेंडेंस काम करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट डज ब्राउन फील्ड डी डेवलपमेंट इन फिजिकल प्लानिंग? ब्राउन फील्ड किसे बोलते हैं? जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसे ब्राउन फील्ड बोलते हैं। तो जो इंडस्ट्री, जो किसी कारण से वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं चल रही है। रिनोवेटिंग एंड रीयूजिंग अबोंडेंट और अंडर यूटिलाइज्ड इंडस्ट्रियल साइट्स, जो अंडर यूटिलाइज्ड इंडस्ट्रियल साइट्स हैं उनको रिनोवेट करना और वापस से रीयूज़ करना, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए नहीं आता है। इनकरेजिंग सबअर्बनाइजेशन नहीं आता है। प्रीवियसली अनटच्ड नेचुरल एरियाज नहीं आता, ठीक है। ब्राउन फील्ड मतलब इंडस्ट्री के लिए काम करना है। विच टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अर्बन स्पेसेस टू बी मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली? ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें कैसे काम करना पड़ेगा भैया? ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। ग्रीन फील्ड मतलब आप जो सिटी के बाहर जो एरिया उसको डेवलप करना पड़ेगा, है ना। लेकिन सस्टेनेबल वर्ड आ रहा है तो सस्टेनेबल का सस्टेनेबल अर्बन डिज़ाइन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सस्टेनेबल अर्बन डिज़ाइन करनी पड़ेगी। व्हाट डज इनफिल डेवलपमेंट? ये मैं पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इनफिल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी सिटी के अंदर वैकेंट और अंडर यूटिलाइज्ड लैंड है एग्जिस्टिंग अर्बन एरिया में, उसको यूज़ करना ही क्या कहलाता है? इनफिल डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनफिल डेवलपमेंट। हमें कोई नया सब अर्बन एरिया नहीं डालना है, प्रीवियसली अंडर डेवलप्ड रीजन्स को भी नहीं करना है, लार्ज शॉपिंग मॉल डेवलप करना नहीं है, है ना। जैसे आपकी सिटी है, सिटी के अंदर मान लेते कि एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ, वहाँ घर ही नहीं बस रहे, तो पहले आप उसको भरोगे या बाहर सिटी बसाओगे, है ना। तो इस एरिया को, छोटे छोटे से अलग अलग एरियाज हैं, उनको भरना ही अपना काम है ना। विच प्लानिंग अप्रोच फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अर्बन एरियाज अराउंड इफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिड्यूसिंग नीड ऑफ प्राइवेट कार? ये क्या होता है कि जो अपने सिटी बस के जो चौराहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, है ना,
सिटी बस के जो चौराहे होते हैं ना, वहाँ उसके आसपास ही मार्केट डेवलप कर देते हैं, या जहाँ पर मेन ट्रांसपोर्टेशन आता है ना, बस स्टैंड आता है, रेलवे स्टेशन आता है, उसके आसपास ही मार्केट डेवलपमेंट कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि वहाँ पर कार की नीड को जरूरत नहीं पड़ेगी, पोल्यूशन कम होगा, लोगों का खर्चा कम होगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इन फिजिकल प्लानिंग व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट। दोस्तों, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये राइट हैंड कॉर्नर में एक निशान आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। टू प्रमोट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टू encourage डिप्रेशन ऑफ रेजिडेंशियल neighborhood to group similar land use together to create functional neighborhood to maximize urban sprawl। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो सिमिलर लैंड यूज़ वाले हैं, एक क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये रेजिडेंशियल है, ये रेजिडेंशियल है, तो इस पूरे को आपने क्लस्टर बना दिया। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, थोड़ी दूर इंडस्ट्री लगी हुई, बीच में थोड़ा सा पार्ट खाली पड़ा हुआ है, इस पूरे को इंडस्ट्री बना दिया है ना, ये खेत है, ये खेत है, इस पूरे को आपने एग्रीकल्चर क्लस्टर बना दिया। तो इस टाइप का जो सिमिलर लैंड यूज़ है उसको साथ में लाना और उनको फंक्शनल नेबरहुड को बढ़ावा देना। मतलब कोई एग्रीकल्चर ज़मीन है तो आप ट्राई करोगे उसके आसपास एग्रीकल्चर ज़मीन ही दो, इंडस्ट्रियल ज़मीन है तो उसके आसपास आप इंडस्ट्रियल ज़मीन ही दो, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।